नमस्कार दोस्तों, अब हम देखिएगा जो साइंस एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग देख रहे थे साइंस वाला पोर्शन। अब साइंस का जो 2-3 चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है? ज्योग्राफी में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6th क्लास से 12th क्लास तक बेसिक कब कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी कोई भी है कोई भी एग्ज़ाम हो आप अच्छा से परफॉर्म कर पाएँगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन से, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय जिसमें हम लोग देखेंगे कि सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है? तो सौरमंडल में पृथ्वी हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की क्या स्थिति है और उसके बारे में कुछ ही डिटेल्स देखेंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या आप इनकी गणना कर सकते हैं? संपूर्ण आकाश छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जिनमें कुछ चमकीले होते हैं, एक कुछ धुंधले ऐसा प्रतीक होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएँगे कि इनमें कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट से चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि आसमान में बहुत सारा छोटे-छोटे तारे होते हैं। हम लोग को छोटे दिखते हैं परंतु वह कई लाइट ईयर्स दूरी होने के कारण छोटे प्रतीत होता है ना? अब इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग-अलग समय पर अलग-अलग आकार, अलग-अलग स्थितियों में दिखाई पड़ती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा जो यहाँ पे इसके देखिए पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, घूर्णन गति से घूमती रहती है, परिक्रमा करती है ना? तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि आप 1 माह में आप पूर्ण चंद्रमा को देख पाते हैं। नहीं तो थोड़ा-सा आधा पार्ट उसका अलग-अलग पोर्शन दिखाई देता है पूरे महीने के दौरान में, ठीक है? अब यहाँ देखिएगा क्या लिखा है कि यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा जब हम लोग देखते हैं फुल मून जब पूरी तरह से दिखाई देता है तो उसको फुल मून अर्थात पूर्णिमा कहते हैं ना। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या है, तो अमावस्या में यह बिल्कुल दिखाई नहीं देता है इसलिए अमावस्या कहलाती है ना। ऐसी रात अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कि क्या इस आपको यह बात आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और अन्य सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो ये एक बात क्लियर हो गया कि जो सूर्य के प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं दिन में अच्छी तरह से, ठीक है? सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है ना खगोलीय पिंड। तो सूर्य, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह उसके बाद कॉमेट वगैरह आती है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि ये खगोलीय सेलेस्टियल बॉडी कहलाती है, खगोलीय पिंड, ओके। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार में वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो हम लोग देखिएगा जो तारा होती है उसका खुद का प्रकाश होती है ना, उसका ये लाइट खुद जनरेट करते हैं ना, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो या फिर अब फ्यूजन हो, ठीक है? जैसा भी हो हम बाद में उस बात का चर्चा करेंगे। लेकिन वो खुद का लाइट होती है, ठीक है? उसे क्या कहा जाता है? स्टार्स कहा जाता है, यानी कि तारा कहा जाती है, ठीक है? अब आते हैं जैसे देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, जैसे ध्रुव तारा है, उत्तर दि और कुछ चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि देखिए क्या लिखा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन इसमें हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को दिखाई देंगे। तो इस आकृति को ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका अ, जैसे आपका गैलेक्सी फॉर्म हो रहा है, बहुत प्रकार का नक्षत्र मंडल फॉर्म होता है ना? तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अर्सा मेजर है, जैसे बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल, स्मॉल बियर, सप्तऋषि, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये आपका नक्षत्र मंडल का प्रकार है। ये 7 तारों का समूह है, जो बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है? तो हम लोग देख लिए कि अर्सा मेजर का एक भाग है, जिसे क्या कहा जा रहा है सप्तऋषि या फिर स्मॉल बियर, है ना? अपने परिवार को पड़ोस में किसी व्यक्ति को कहिए कि आसमान में अधिक तारों और ग्रहों के नक्षत्र मंडल को दिखाएँ। तो ये चीज़ तो बताया जा रहा है कि जैसे प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा अ, उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो देखिएगा जो उत्तर उत्तर दिशा में है, वो आपका ध्रुव तारा को इंडिकेट कर रहा है ना? उसके बाद देखिएगा आसमान
यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है? तो ध्रुव तारा की स्थिति देखिएगा यहाँ सप्तऋषि ये जो आपका है और एक बिग बियर है उसमें हम लोग देखते हैं स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि है उसमें देखिएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 2 है। यही आपका क्या है इसका स्थिति को निर्धारण करती है ध्रुव तारा को, है ना? तो उसके बाद आगे आते हैं। जैसे देखिए कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो हम समझ गए कि जो पिंड होती है जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होती, स्वयं का लाइट नहीं होती, उससे क्या बोला जाता है? प्लेनेट या फिर ग्रह बोला जाता है, ठीक है? चलिए यह ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से जिसका अर्थ है भ्रमर परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिससे हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा पृथ्वी को बहुत दूरी से जिसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मान के चलिए आपका जैसे सूर्य का नज़दीक में सबसे कौन है? यहाँ देख लीजिएगा बुध है। ठीक है, ये उसके बाद आपका अ, ये जो परिभ्रमण करती है उसके बारे में दिया गया है, जैसे बुध सूर्य के चारों ओर 88 दिन में परिभ्रमण करती है, ठीक है? और देख लीजिएगा कि अपने अक्ष पर 59 दिन में घूमती है, ठीक है? तो अपने अक्ष पर 59 दिन में और जबकि सूर्य का परिभ्रमण 88 दिन में करती है। उसके बाद आपका वेनस है जिसे शुक्र ग्रह कहते हैं ना, तो ये देखिएगा ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो करता है वो 55 दिन में, 255 दिन में हो जाएगा और आपका जो खुद अपने आप में रोटेट करता है, घूर्णन करता है, वो आपका क्या हो जाएगा 243 दिन, ठीक है? उसके बाद आपका पृथ्वी है 365 दिन लगता है, अपना अक्ष में जो घूर्णन करती है 1 दिन में। चंद्रमा एक है, पृथ्वी का एक ही है, मतलब जो उपग्रह है उसको चंद्रमा भी कहते हैं ना, तो पृथ्वी की चंद्रमा एक ही है जिसे चंद्रमा कहते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन और अक्ष में घूमने का 100 दिन लगता है और इसका 2 चंद्रमा है, ठीक है? याद रखिएगा इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है? और यहाँ जो दूरी दिया गया है 1 मिलियन इन 10 टू द पावर देख लीजिएगा यहाँ पे 10 लाख को बता रहा है 1 मिलियन, है ना? 5 होता है 10 टू द पावर। उसके बाद आपका आइएगा यहाँ देख लीजिए, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी है, फिर मंगल और मंगल के और बृहस्पति के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह, ये याद रखिएगा। जो एस्टेरॉयड है, ठीक है? एस्टेरॉयड है आपका किसके बीच में है? मंगल और शुक्र के बीच में, सॉरी बृहस्पति के बीच में। उसके बाद आपका देखिएगा उसके बाद शनि है, यूरेनस और बाद में एक और आएगा नेपच्यून हो जाएगा, है ना? ये उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिंग मिलते रहेगा, ठीक है? जो रिंग मिलती है वो आपका शनि और बहुत सारा ग्रह में मिल जाती है, ठीक है? चलिए अब हम लोग यहाँ देखिए लास्ट में आपको दिखिए ना नेपच्यून है ये, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा, लिखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर अर्थात इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौर मंडल में हम लोग जानते हैं कि इसमें 8 ग्रह है ना। प्लूटो को जो शामिल था उसको बाहर कर दिया गया, ठीक है? कुछ जैसे कोई भी उपग्रह होने का 2-3 कंडीशन होता है। जैसे उससे ये क्या होना चाहिए, एक एक फिक्स्ड पाथ में मूव करना चाहिए, ऐसा पाथ होना चाहिए जो इसके अकॉर्डिंग वो मतलब परिक्रमण करना चाहिए। उसके साथ ही उसका जो पाथ है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत सारा एस्टेरॉयड उसमें भरा पड़ा है ना? क्लियर होनी चाहिए और साथ ही साथ तो एक और कंडीशन है उसमें हम लोग और डिटेल से चर्चा करेंगे। 3-4 कंडीशन है जिसे हम लोग कोई सेलेस्टियल बॉडी प्लेनेट है या नहीं है उस बात को चर्चा किया जाता है, ठीक? तो जो प्लूटो है उसको बाहर कर दिया गया क्योंकि यह कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है? अब हम आते हैं जैसे सूर्य। सूर्य के बारे में देख लीजिएगा, सूर्य सौरमंडल केंद्र में स्थित है और ये आपका देखिए इस प्रकार है ना, जैसे आप जानते हैं पैराबोलास टाइप का जैसे है ना, इस प्रकार का आपका एक शेप बन जाता है, ठीक है? यहाँ पे 2 आपका एक्सिस होता है, तो जिससे आप बाद में पढ़िएगा जो प्लैनेटरी मोशन प्लैनेटरी लॉ है, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग ये फॉलो करता है, ठीक है? चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जैसे सूर्य सौरमंडल में केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है? अब आते हैं ग्रह। ग्रह में जैसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार यह बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, है ना? उसके बाद आ जाते हैं कि जैसे सौरमंडल
कि सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं, ठीक है? इस प्रकार दीर्घवृत्ताकार ये कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य से सबसे सबसे नज़दीक अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। शुक्र पृथ्वी के जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग आपका पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। उसके बाद देखिए अभी प्लूटो जो एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने 2006 में बैठक करने यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए एक अन्य ग्रह जिसे देखा यूबी 313, ठीक है, सीरस तथा प्लूटो बोने उपग्रह कहे जाने लगा, ठीक है? तो ये आपका ग्रह एक और प्लूटो दोनों को ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है? ड्वार्फ, ठीक, ड्वार्फ मतलब बोना उपग्रह, ठीक है? बोना ग्रह। ओके, अब आते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिएगा पृथ्वी से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से जो है वो पृथ्वी केवां ग्रह है? तीसरा ग्रह। और आकार में यह पांचवा ग्रह है, याद रखिएगा, दूरी में तीसरा और आकार में क्या हो? पांचवा। ये सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, याद रखिएगा। पृथ्वी जो है ऐसा नहीं पूरा गोल गेंद जैसा है, यहाँ यहाँ देखिए थोड़ा सा चपटा है, यहाँ भी थोड़ा सा चपटा है, इसलिए जियोड शेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जियोड, अर्थात हिंदी में इसे भूआब कहा जाता है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देता है क्योंकि इसकी 2/3 भाग में केवल पानी है, समुद्र की पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं चंद्रमा के बारे में, ठीक है? देखिएगा चंद्रमा क्या होती है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, अर्थात जो डायमीटर ऑफ मून है वो डायमीटर ऑफ अर्थ के कितना है? 1/4, 1/4 भाग, ठीक है? यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह की से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर यह अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी को तुलना कर सकते हैं ना। देख लेते हैं कि जो सूर्य है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि ये आपका 3,84,400 किलोमीटर, काफी नजदीक है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा प्रतीक आता है। देखिएगा यहाँ पे रॉकेट का परीक्षण किया जाता है इस प्रकार। तो हम लोग देख लेते हैं कि रॉकेट जो आपका थोड़ा सा भाग है एक्स्ट्रा जो है ना, वो पृथ्वी पर गिर जाता है और बाकी ये जो उपग्रह क्या करती है? घूमते रहती है ना। ये मानव निर्मित उपग्रह है। चलिए अब हम लोग आते हैं कि चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, इसलिए लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगा लेता है। याद रखिएगा ये रिवॉल्व भी 27 दिन में कर रहा है और रोटेशन भी लगभग 27 दिन में कर लेता है, ठीक है? इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि आपका जो पृथ्वी से हम देखते हैं चंद्रमा को तो एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है, ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। अब हम आते हैं जो एस्ट्रॉइड्स होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, इसके बारे में देखिए गए। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे-छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों के टुकड़ा में अलग हो गया था। ये छोटा छोटा पार्ट अलग हो गया था। अब हम आते हैं कॉमेट अर्थात उल्का पिंड के बारे में। देखिएगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड, यहाँ छोटा छोटा टुकड़ा आ जाएगा। कभी कभी यह उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। देखिएगा अगर यही उल्का पिंड अगर पृथ्वी के नजदीक आ जाता है लेकिन वायु के साथ गर्म होने पर यह जल जाता है। देखिएगा ये पुच्छल तारा कहलाता है। इधर देखिए आग लगा हुआ है और ये आगे मूव कर रहा है ना, इस प्रकार आग लगा हुआ है, इधर आगे मूव कर रहा है ना। अब आते हैं कभी कभी, अब देखिएगा कि कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैले चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा? और यह लाखों तारों का एक समूह है जिसे आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है। देखिए इस प्रकार का जो है ये आपका आकाश गंगा है, मिल्की वे है ना। और उसके बाद हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के रूप में एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, ठीक है? आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों
ध्यान दीजिएगा, लाखों आकाश गंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड, यूनिवर्स का निर्माण होता है। ये जो आकाश गंगाएँ हैं, बहुत लाखों की संख्या में अगर मिलती है तो यूनिवर्स का निर्माण होता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, ठीक है? अब हम लोग बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे देखिएगा कि क्या-क्या आपको समझने में मिला। थोड़ा-थोड़ा जैसे 6th क्लास में बेसिक आपका छोटा-छोटा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? इसलिए छोटे-छोटे जो 6th क्लास है, 7 क्लास का जो चैप्टर है उसको देखना ज़रूरी होता है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सहयोग सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।